एक बार हावड़ा के एक सबब में रहने वाली एक 12 साल की लड़की की नज़र उसके घर में आए अखबार की एक छोटी सी खबर पर पड़ी, जिसमें अंडमान की लगभग विलुप्त हो चुकी एक प्रजाति ओंगी में एक बच्चे के जन्म की जानकारी दी गई थी। लड़की भागती हुई अपने पिता के पास गई और जाकर बोली, अगली छुट्टियों में हम यहीं जाएंगे। पिता ने बेटी को टालने के लिए यूं ही कह दिया कि सिर्फ एक रिसर्चर और जर्नलिस्ट ही जनजातियों को विजिट कर सकता है, ऐसे ही कोई भी नहीं जा सकता। पिता की ये बात बेटी के दिमाग में अटक गई। उसने तय कर लिया कि वो रिसर्चर बनेगी और एक दिन इस जनजाति के लोगों से ज़रूर मिलेगी। एक अनजान दुनिया को करीब से जानने के रोमांस और रोमांच ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। वहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या पढ़ाई करनी होगी, उसमें क्या क्या मुश्किलें होंगी, उसे कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उसे इन ट्राइबल लोगों से मिलना है, और शायद उन ट्राइबल्स को भी, क्योंकि वो इकलौती ऐसी लड़की रही जो जब अंडमान की एक ऐसी जनजाति से मिलने गई जहां जाना अब बैन हो चुका है, तो उन लोगों ने उस पर तीर नहीं चलाए। जी, ये कहानी है मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय की, जिन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिनल के साथ पहला फ्रेंडली कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया था। बात तब की है जब मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने गईं। उनकी ट्राइबल लोगों से मिलने की इच्छा अभी भी कम नहीं हुई थी। इसी का नतीजा था कि जब वह एडमिशन करवाने गईं तो जो पहला सवाल उन्होंने एडमिशन काउंटर पर पूछा वो था, कौन सा डिपार्टमेंट जनजातियों का अध्ययन करवाता है? जवाब मिला, मानव विज्ञान। बस फिर क्या था, मधुमाला जी ने फौरन मानव विज्ञान विषय पर ही आगे की पढ़ाई करने का फैसला कर लिया और फॉर्म भर दिया। घर आकर जब उन्होंने परिवार को बताया कि मैंने एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लिया है, तो वे बोले, एंथ्रोपोलॉजी वो क्या होता है? तो मधुमाला ने जवाब दिया, एंथ्रोपोलॉजी ओंगीज के लिए मेरा पासपोर्ट है। तब पिता को एहसास हुआ कि बचपन में उन्होंने जो मजाक मजाक में बेटी को कह दिया था, उसको लेकर वो कितनी सीरियस थी। वो बेटी के दृढ़ निश्चय को समझ चुके थे, इसलिए भले ही वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और बेटी को इसी सब्जेक्ट में आगे पढ़ने के लिए हामी भर दी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पर बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड बनाने के बाद मधुमाला जी ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया, ताकि वो अंडमान की जनजातियों के साथ फील्ड रिसर्च कर सकें। जिस कमेटी को फेलोशिप पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया था, वो इस कश्मकश में थी कि एक फीमेल रिसर्चर के लिए ट्राइबल लोगों के बीच फील्ड वर्क करना सुरक्षित होगा या नहीं। उधर वो मधुमाला के पास रिकॉर्ड और उनके रिसर्च वर्क को नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहे थे। सो उन्होंने मधुमाला जी के आगे एक प्रपोजल रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके माता पिता एक अंडरटेकिंग पर साइन कर देते हैं कि अगर आदिम जनजातियों के बीच शोध करते समय उनकी बेटी के साथ कुछ भी अप्रिय हुआ, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तो हम आपको इसकी परमिशन दे देंगे, वरना नहीं। मधुमाला जी के पिता का तब तक स्वर्गवास हो चुका था। तब मधुमाला जी की मां प्रोनीति चट्टोपाध्याय ने ये जानते और समझते हुए कि जिस काम में उनकी बेटी पढ़ने जा रही है उसमें बहुत खतरा है, उन्होंने अपनी बेटी के बचपन के सपने को अधूरा नहीं रहने दिया और उस अंडरटेकिंग पर साइन कर दिया। तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी यही बेटी इतिहास रच देगी।
मधुबाला चट्टोपाध्याय ने अगले 6 सालों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अलग अलग जनजातियों पर शोध किया। इस दौरान वो ओंगिस ट्राइब से भी मिली, जिनसे मिलने की इच्छा ने उन्हें मानव विज्ञानी बना दिया था। ओंगिस मधुमाला जी को दिबोतो बेटी कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है डॉक्टर। निकोबारी ट्राइब के लोग तो उन्हें बेटी मानने लग गए थे और जरावा ट्राइब ने तो उन्हें खुली बाहों से अपनाया था। 1991 में जरावा से मिलने वाली वो पहली महिला थी। जब जरावा ट्राइब की महिलाओं ने उन्हें देखा तो वे बड़ी उत्सुकता से मधुमाला जी की स्किन और लंबे बालों को छूने लगी। चूंटी काट कर स्क्रैच करके वो उन्हें जांचने लगी। मधुमाला चुपचाप सहन करती रही। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मधुमाला उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने मधुमाला जी को एक हेयर बैंड और बाजूबंद एज अ टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस दिया। इसके बाद से तो मधुमाला जी का ज्वारा ट्राइब के लोगों से मिलना, यहाँ तक कि उनके रोज़मर्रा के कामों में हाथ बटाना तक आम बात हो गई। इन मुलाकातों से जारवाओं को मॉडर्न वुमेन के बारे में जितना पता चला, उतना ही मधुमाला जी को जारवाओं के बारे में मालूम पड़ा। उन्होंने इन जनजातियों की भाषा भी सीख ली, जिसका फ़ायदा उन्हें तब मिला जब उनका विश्व की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब सेंटिनलीज से सामना हुआ। नवंबर 2018 की बात है। जॉन एलन चाओ नाम के एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी ने फैसला किया कि वो इल्लीगली भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब का हिस्सा माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ये दुनिया की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब है। यानी इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। जॉन पास के एक आइलैंड पर गए और उन्होंने एक लोकल मछुआरे को 25,000 रुपए देकर उसे कन्विंस कर लिया कि वो उसे इस आइलैंड पर छोड़ आए। रात के अंधेरे में कोस्ट गार्ड से बचते हुए उन्होंने अपना सफर शुरू किया। मछुआरे ने जॉन को आइलैंड से थोड़ी सी दूरी पर उतार दिया। आगे का सफर जॉन ने अपनी कयाक के जरिए पूरा किया, जो वे साथ ले गए थे। लेकिन जैसे ही वे आइलैंड पर पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद 2 लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, सेंटिनलीज ने अपने कमान में तीर चढ़ा लिया। जॉन फौरन वहां से भाग खड़े हुए। कुछ घंटे बाद उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार वो आइलैंड के दूसरे छोर पर उतरे। इस बार उन्होंने एक बच्चे को एक फुटबॉल देकर उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने फुटबॉल क्या लेना था, उल्टा उसने जॉन की छाती पर तीर चला दिया। किस्मत से जॉन एक बार फिर बच गए, क्योंकि ये तीर उनके हाथ में पकड़ी बाइबल पर जाकर लगा। लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनकी कयाक वहां नहीं है। एक सेंटिनली वहां से उनकी कयाक लेकर चला गया था। वो तैरते हुए किसी तरह अपनी बोट तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी वापस आइलैंड पर जाने की जिद उन पर सवार थी। अगले दिन वे फिर से आइलैंड पर गए, लेकिन अफसोस इस बार वे वहां से वापस नहीं लौट पाए। जो मछुआरा जॉन को छोड़ने गया था, उसने दूर से देखा कि कुछ सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को रेत में दबा रहे थे, और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि जॉन एलन चाओ की थी। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा है, जो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ रहने वाली ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि 10 से 30 हज़ार साल पहले ये लोग यहाँ आए थे और तब से ये आइसोलेटेड रहे हैं। यानी ना तो इन्होंने कभी खेती करनी सीखी और ना ही इन्हें किसी भी तरह के किसी आविष्कार का पता चला। मतलब ये आज भी हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जीते हैं। अब सोचिए, इनसे मिलना और वो भी फ्रेंडली तरीके से कितना इम्पॉसिबल होगा। स्पेशली जॉन एलन चाओ के इंसिडेंट से तो आप ये समझ ही चुके होंगे, लेकिन ऐसा कर दिखाया मधुमाला चट्टोपाध्याय ने।
4 जनवरी 1991 की बात है। मधुमाला चट्टोपाध्याय अपनी छोटी सी टीम के साथ बिना किसी हथियार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंची। उनकी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी जिनमें से 4 धनुष बाण लिए खड़े थे। मधुमाला अपने साथ कुछ नारियल लेकर गई थी। टीम ने वो नारियल पानी में छोड़ने शुरू कर दिए। तब कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। कुछ सेंटिनलीज लोग दौड़ते हुए आए और तैरते हुए नारियल इकट्ठा करने लगे। टीम ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि ये पहली बार था जब सेंटिनलीज ने बाहरी दुनिया के लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव किया था। कुछ देर बाद जब सारे नारियल खत्म हो गए तो टीम वापस शिप पर गई और नारियल लेकर आई। कमाल की बात तो ये रही कि सेंटिनलीज उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन टीम वापस मिलने आई तो एक सेंटिनलीज आदमी धनुष बाण लिए खड़ा था और जैसे ही वो इन पर एम करने लगा तो एक सेंटिनलीज औरत ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। इतना ही नहीं, उस आदमी ने अपने धनुष बाण जमीन में गाड़ दिए। अब की बार मधुमाला जी बोली, नारियल जाबा जाबा, यानी और नारियल ले लो। ये एक डिस्टिंक्ट ओंगी डायलेक्ट था जो उन्होंने उनके साथ काम करते हुए सीखा था। नतीजा ये हुआ कि इस बार सेंटिनलीज और फ्रेंडली तरीके से पेश आए, जिस कारण टीम पानी में उतरकर खुद अपने हाथों से उन्हें नारियल पकड़ा पाई। सेंटिनलीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ये पहली बार था। करीब 1 महीने बाद एक और एक्सपीडिशन हुई जिसमें मधुमाला जी फिर से सेंटिनलीज से मिलने गई। इस बार भी उन लोगों ने हथियार नहीं उठाए, लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज के लोग बाकी दुनिया के लोगों से फ्रेंडली थे। 1991 के बाद जब भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, फिर से वायलेंस का ही सामना करना पड़ा। कोई नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उस छोटे से टाइम पीरियड के दौरान सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली बिहेव करने लगे थे और बाद में फिर अहिंसा पर क्यों उतर आए। लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर, और वो भी तब जब पहली बार कोई महिला उनसे मिलने गई थी। मधुमाला चट्टोपाध्याय के मन में ट्राइबल लोगों के प्रति जो कनेक्शन था, शायद वही इसका आधार बना। 1997 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पर किसी के भी जाने पर बैन लगा दिया। इसका सबसे मेन रीज़न था कि बाहरी कांटेक्ट से होने वाली किसी भी संक्रमण से उन्हें बचाया जा सके और उनमें कोई बीमारी न फैले। 2006 के बाद आइलैंड के 5 किलोमीटर की रेंज में भी किसी को जाने से मना कर दिया गया, क्योंकि 2 मछुआरे गलती से आइलैंड के पास पहुंच गए थे और मारे गए थे। मधुमाला जी को उनके काम के कारण कई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने रिसर्च पोजीशंस ऑफर की, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों और माँ के प्रति जिम्मेदारी ने उन्हें और असाइनमेंट्स लेने से रोक लिया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जॉब करी, जहाँ वो सीनियर रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी। नई दिल्ली की जिस कॉलोनी में आज वो रहती हैं, वो अंडमान निकोबार के हरे भरे परिवेश से कोसों दूर है। यहाँ रहने वाला शायद ही कोई शख्स ये जानता हो कि उनके बीच एक ऐसी महिला भी रहती हैं जिन्होंने कभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों को समझने में अनूठा योगदान दिया था। भूले हुए अतीत में लुप्त हो चुकी मधुमाला चट्टोपाध्याय की इस गौरवमयी दास्तान के साथ आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। इस वादे के साथ कि किसी और प्रेरक हस्ती की बेमिसाल कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।